सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अधिनियम है जो लेबर लॉ से संबंधित है। और लेबर लॉ में जो भी एक्ट हैं हम उनको एक एक करके करने वाले हैं और उन सभी एक्टों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जो लेबर लॉ से संबंधित है। और ये BA LLB 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटियों के द्वारा ये वहाँ के सेमेस्टरों में लेबर लॉ के रूप में पढ़ाया जाता है। और ये लेबर लॉ एक्ट जो आपको मैं आज पढ़ाऊँगा, वो जो एक्ट होगा वो होगा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। ये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 ये कहाँ पे पूछा जाता है? सबसे पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके LLB में पूछा जा रहा है। ये आपसे जब आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं उसमें पूछा जाता है। और ये जो एक्ट है ये आपको जब आप पेपर देते हैं, जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे लेबर से काम कराया जाता है और उस संस्थान के द्वारा अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है और उस प्रतियोगी परीक्षा में ये आपसे एक्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 है। इस एक्ट में आपने देखा होगा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कुछ छत की बात की जाती है, यानी प्रतिकर की बात की जाती है। तो उसको हम देखते हैं कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम क्या है। तो दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पे स्लाइड आ गई होगी और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम क्या है। तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम को आप देखते हैं और ये बात करता है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। भारत में कर्मचारियों को प्रतिकर दिलाने की बात सबसे पहले 1923 में की गई थी, यानी कि 1923 में सबसे पहले कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए बात की गई और एक एक्ट आपका आया कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। 1923 से पहले भारत में औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले लाखों मजदूरों के अधिकार से पूरी तरीके से उनको वंचित कर दिया जाता है। यानी कि जो लाखों मजदूर थे उनके अधिकारों की कोई बात नहीं की गई थी। और ये ऐसे ही लोगों का अधिकार, अगर वो काम करते वक्त किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे तो उनको कोई क्षति देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 बनाई गई। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है उनमें कितना और कैसे किस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति मिलेगी और वो क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी किन व्यक्तियों पर होगी उसकी बात की गई है। तो इस एक्ट को हम पहले देखते हैं क्या बात की गई है। तो इसमें देखते हैं कि पहले बात की गई है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और भारत में कर्मचारियों को प्रतिकर दिलाने की बात सबसे पहले 1923 में की गई, जो कर्मचारियों के पक्ष में था। 1923 से पहले भारत में औद्योगिक संस्थानों में कार्य कर रहे लाखों मजदूर प्रतिकर से पूरी तरह वंचित थे। यदि कार्य करते समय मजदूरों की क्या हो जाती थी? अगर मजदूरों की मृत्यु हो जाती थी, कोई दुर्घटना घट जाती थी, तो ऐसे यदि इन मजदूरों को कार्य करते समय दुर्घटना या क्षति जो हो जाती थी उसके लिए कोई भी एक्ट नहीं था। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। फिर देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो कार्य करने के लिए जो भी मजदूर है उसका जो दायित्व है, अगर उन किसी भी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो वो दायित्व जो है नियोजक के ऊपर डाला गया है। और उसकी इस क्षति की पूर्ति के लिए प्रतिकर अवश्य देने के लिए बात, उसको आर्थिक जो है सहायता देने की बात इस एक्ट के अंतर्गत की गई है। फिर हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है वो कहाँ लागू किया गया है। तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम वो कहाँ पे लागू किया गया है, इस बारे में जो बात की गई है वो हम देखते हैं। तो यह कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 भारत के हर क्षेत्र में लागू है तथा इसके तहत जो है जो बात की गई है, कितने पैसे की बात की, इसके तहत वे सभी श्रमिक जिनकी मासिक आय मजदूरी के रूप में 500 रुपये से अधिक नहीं है, इस अधिनियम के तहत वो श्रमिक शामिल किए गए हैं जो कारखानों में काम कर रहे हैं, जो
बागवानी में काम कर रहे हैं, जो निर्माण में लगे हैं, जो खानों में लगे हैं, यांत्रिक परिवहन में लगे हैं, यानी ऐसे कठिन कार्यों में लगे हैं जहाँ पे उनकी दैनिक मजदूरी 500 रुपया प्रति माह से अधिक नहीं है, वहाँ पे एक्ट लागू गया। ये जो बातें हैं ये पुरानी मजदूरी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कुछ नियम ये चेंज हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों के हित में कार्य करना है। श्रमिकों के कार्य करते दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना होने पर उनको किसी भी तरीके के स्थायी या अस्थायी रूप से उनको कोई क्षति होती है, उस क्षति के लिए ऐसी अयोग्यता अगर होती है, श्रमिक को 3 दिन से अधिक कार्य करने के लिए अयोग्य कर देती है, तो ऐसी क्षति जो कार्य करने के दौरान हुई है, दुर्घटना जो हुई है, उसकी क्षति का दायित्व किस पे होगा, वो बात करता है ये एक्ट नियोजक पे होगा। यानी कि वो दायित्व किस पे होगा, तो आपको ये एक्ट बात करता है कि वो दायित्व नियोजक पर होगा। ये क्लियर हो गया आप सभी को। फिर हम देखते हैं कि जहां दुर्घटना के कारण हुई क्षति कतिपय विशिष्ट वर्ग के नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए मुहैया कराया जाएगा, उससे संबंधित यह एक्ट पारित किया गया है। तो वो कौन कौन से किन को किस तरीके से नियोजक वो क्षति देगी, उसके बारे में क्या बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली बात आप देखते हैं कि जो पहली बात इसमें की गई है वो की गई है औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त कर्मचारी को नियोजक से निर्धारित क्षतिपूर्ति जल्द से जल्द दिलवाना, ये बात करता है। दूसरी बात जो आपने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों के आश्रितों को आर्थिक मदद कर संकट के समय सहायता प्रदान करना। फिर जो हम तीसरी बात देखते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों के आश्रितों की आर्थिक मदद करवा कर उनके द्वारा न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने से रोकना। फिर हम देखते हैं जो चौथी हमारी है, दुर्घटनाग्रस्तता के कारण विकलांग श्रमिकों की भूखमरी एवं गरीबी से रक्षा करना। पांचवा इसका जो उद्देश्य है, कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं से रोकथाम के लिए श्रमिकों को सचेत करना। फिर हम जो छठा देखते हैं वो है कार्य करने वाले श्रमिकों को व्यावसायिक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। और सातवां जो हम उद्देश्य इसका देखते हैं, श्रमिकों की अनिश्चितता, आकस्मिकता और कष्टों से रक्षा करना। और आठवां जो हम देखते हैं, लगन और निष्ठा से कार्य करने वाले श्रमिकों को शक्ति प्रदान करना। और नवा जब हम देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि हमारे जो इतने उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया कि ऐसी अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए कर्मचारियों के लिए क्या नियोजक के द्वारा उपबंध किए जाने चाहिए, क्या नियोजक को सहायता दी जानी चाहिए, इसके बारे में हमने इस अधिनियम का उद्देश्य देख लिया। फिर हम देखते हैं कि ये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम का जो प्रावधान है किस विधि के द्वारा किया गया। तो कर्मचारी जो आपका प्रतिकर अधिनियम है ये 1923 का भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया कानून है। और यह भारतीय जो संसद है ये कानून जो बनाने का पावर रखती है, आप सभी को पता है कि ये कानून बनाने का पावर आर्टिकल 246 के तहत संसद को है। और संसद को श्रम और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ये शक्ति किसको दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की तो ये पावर दी गई है संसद को। ये बात आपसे क्लियर हो गई। फिर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अन्य उपबंध क्या है जो इससे संबंधित है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में अन्य उपबंध क्या है। तो अन्य उपबंधों को हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 में भी ऐसा ही बात की गई है। जैसा कि 41 क्या कहता है कि राज्य को श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करनी चाहिए, यानी राज्य को ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की जाएंगी, उसी के लिए ये एक्ट का बनाया जाना आप सभी के समक्ष बनाया गया और इससे कर्मचारियों को सहायता दी गई। फिर हम देखते हैं कि इस पूरे एक्ट की संरचना क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 आप सभी को पता है कि ये 1923 का एक्ट है। और इस जब ये एक्ट बनाया गया उस समय का ये एक्ट नंबर जो है, उस समय का जो एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर 8 है। क्लियर आप सभी को कि ये एक्ट नंबर जो है 8 है। फिर हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है इस पे राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली। तो इस पे जो राष्ट्रपति की अनुमति मिली है वो आपने देखा 15 मार्च 1923 को मिली इस एक्ट की। फिर हम देखते हैं कि इस एक्ट का प्रवर्तन होना यानी लागू कब हुआ। तो हम देखते हैं कि ये एक्ट
जो लागू हुआ है वो 1 जुलाई 1924 को ये लागू हुआ। और इससे संबंधित जो अन्य एक्ट हैं वो कब लागू हुए, इसी तरीके से 1 जुलाई को लागू होने वाले समस्त एक्टों को हम देख ले रहे हैं जो महत्वपूर्ण है हमारी यूडीसी की परीक्षा को लेकर। तो हमने देखा कि वर्तमान में बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस जो ये एक्ट बने हैं ये भी 1 जुलाई 2024 को लागू हुए। 1 जुलाई 2024 को लागू हुए। फिर हम देखते हैं कि एक एक्ट हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी टीपीए जो हमारा एक्ट है वो भी 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ। फिर हम देखते हैं कि हमारा एक एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये भी 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ये आप सभी को क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं कि इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियों की बात की गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस एक्ट में जो चैप्टर की संख्या या अध्याय की संख्या है वो 4 है। फिर हम देखते हैं कि इसमें धाराएं कुल हैं 36 धाराएं हैं और इसमें अनुसूचियों की जो बात की गई है इसमें कुल अनुसूची 3 है, यानी कि इसमें अनुसूचियों की जो बात की गई है वो 3 है। फिर हम देखते हैं कि इसी से जब अनुसूचियों की बात आती है तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है। तो भारतीय संविधान में हमने देखा कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो आपकी 8 थी। फिर हम देखते थे कि 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। आपका 51वां संविधान संशोधन हुआ। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, जो अनुसूची जोड़ी गई वो भूमि सुधार विधि से संबंधित थी, वो देख लिया आपने। फिर आपने देखा होगा कि आपकी अनुसूची जो 10वीं जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और वो दल बदल कानून संबंधित आपकी अनुसूची थी। फिर आपने देखा होगा कि जो आपकी अनुसूची जोड़ी गई वो 73वें संविधान के संशोधन के द्वारा जो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वो पंचायत से संबंधित थी, वो आपकी पंचायत से संबंधित थी। फिर आपको पता होना चाहिए कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपकी अंतिम 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये जो अनुसूची थी ये आपकी नगर पालिका से संबंधित थी। तो दोस्तों जब भी हम अनुसूची पढ़ें तो उससे जो रिलेटेड जितनी भी अनुसूचियां हैं जो संविधान की हैं उनको भी एक बार रिवीजन यहीं पे कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इस एक्ट का जो संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस एक्ट में 4 चैप्टर है जो आपको मैंने पहले बता दिया और कुल सेक्शन जो है 36 है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर हम जब देखते हैं कि इस एक्ट में जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रारंभिक, जो बात करता है धारा 1 से 2 तक। प्रारंभिक चैप्टर जो आपकी बात करता है धारा 1 से 2 तक। दूसरा चैप्टर आपका है जो बात करता है कर्मचारियों के लिए प्रतिकर, जो धारा 3 से 18A तक प्रावधान करता है। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें बात की गई है आयुक्त की, ये बात की गई है, प्रावधान किया गया है धारा 19 से 31 तक। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें नियम बनाने की बात की गई है, जो धारा 32 से 36 तक का उपबंध करता है। फिर हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन सी ऐसी शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों को कैसे परिभाषित किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारी जो पहली जो डिफिनीशन क्लास इसमें जो बात की गई है, हमारी जो धाराएं हैं उनमें जो परिभाषा खंड है, परिभाषा खंड में पहली जो धारा है टू जो आपकी पहली धारा है उसको हम देखते हैं। पहली धारा जो आपकी है वो है 2A जो धारा थी आपकी 1959 एक्ट के द्वारा सेक्शन 2 के द्वारा लोप कर दिया गया, यानी कि वो हटा दी गई, यानी कि 2 जो सेक्शन थी आपकी वो जो है हटा दी गई। फिर दूसरी सेक्शन में हम देखते हैं कि 21B में किस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो वहाँ पे आयुक्त को परिभाषित किया गया है। 21B में आयुक्त को परिभाषित किया गया, ये आपको क्लियर हो गया। फिर आप देखते हैं कि 21C में प्रतिकर को परिभाषित किया गया है, जिसलिए ये एक्ट बना गया। प्रतिकर को परिभाषित 21C में किया गया है और 21D में आश्रित को परिभाषित किया गया है। 21DD में कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। 21E में नियोजक को परिभाषित किया गया है। 21 जो है F में प्रबंध अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है। 21FF में अप्राप्त व्यय को परिभाषित किया गया है। 21G में
आंशिक निःशक्तता को परिभाषित किया गया है। फिर 21H में जो परिभाषित किया गया है विहित को परिभाषित किया गया है। 21I में जो है अरहित चिकित्सा व्यवसायी को परिभाषित किया गया है और 21J में नाविक को परिभाषित किया गया है। फिर हम देखते हैं कि 21K में जो परिभाषित किया गया है वो है पूर्ण निःशक्तता के बारे में बात की गई है और 21K में मजदूरी की बात की गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक्ट का उद्देश्य क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया गया है, इस एक्ट का संविधान में क्या प्रावधान है, फिर हमने इसकी संरचना देख ली। फिर हम देखते हैं कि इस अधिनियम की और क्या खासियत है, यानी कि इस एक्ट के बारे में और हम देखते हैं क्या है। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम इस एक्ट के पूरे अधिनियम को देख लिए हैं, उसके उद्देश्यों को देख लिया है। फिर हमें अब जो अगला जो इसमें देखना है इस एक्ट का फॉर्मेट, यानी कि इस एक्ट के बारे में जानकारी हमको लेनी है। तो इस एक्ट को पढ़ेंगे कि ये एक्ट कौन सा है। तो इस पूरे एक्ट की जो PDF आप सभी के समक्ष दिख रही होगी, ये जो नाम है आपने देखा होगा, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। इसको फिर देखा, आपको एक्ट नंबर मैंने बता ही दिया था। फिर यहाँ पे जो इसकी उद्देशिका है, किसी भी एक्ट की जो उद्देशिका होती है वो उसका विस्तृत नाम होता है और संक्षिप्त नाम उसके एक्ट के पहली सेक्शन में दी जाती है। तो इसका उद्देश्य इसकी उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है। तो उद्देश्य को हम देखते हैं, ये बात करता है नियोजकों के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मचारियों को दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध करने के लिए। यानी कि ये जो बनाया गया है नियोजक के कार्यों के द्वारा, अगर नियोजक कोई कार्य कर रहा है उस कार्य के द्वारा अगर कुछ कर्मचारियों की दुर्घटना हो गई है और उस दुर्घटना के कारण जो क्षति हुई है उस क्षमित क्षति के लिए जो है उसको प्रतिकर संदाय करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ये आपको उद्देशिका से क्लियर हो गया। यहाँ पे एक नियोजक होगा और नियोजक के जो कार्य करने में जो कोई कर्मचारी लगे हुए हैं और कर्मचारियों की किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के लिए क्षति के उपबंध के लिए ये एक्ट बनाया गया, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। फिर हम बात करते हैं जो आपकी दाहिनी साइड में लिखी है ये धारा, ये प्रत्येक अधिनियम जो संसद द्वारा पारित किया जाता है उसकी दाहिनी तरफ जो डेट लिखी होती है वो होती है राष्ट्रपति द्वारा कब साइन किया गया। यानी कि उस समय अगर राष्ट्रपति नहीं थे, जब 1923 का ये एक्ट है, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अधिनियमित कर लिया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान क्या कर लिया, जो है पूर्ण रूप से लागू कर लिया। उसी दिन से हम गणतंत्र हुए, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया कानून है। तो इस एक्ट को जो बनाया गया तो उसमें जो दाहिनी तरफ जो आपकी जो मैंने बात कही तो उस समय गवर्नर की होगा, यानी गवर्नर ने इस एक्ट पे अनुमति दी होगी 5 मार्च 1923 को। ये क्लियर हो गया आप सभी को। फिर आप देखते होंगे, फिर हम देखते हैं इस एक्ट की पहली सेक्शन क्या कहती है। तो पहली सेक्शन आपके समझ जो है वो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 कहलाएगा। यानी इस एक्ट का नाम क्या होगा वो 11 में दिया गया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पे होगा, तो ये विस्तार जो होगा संपूर्ण भारत में होगा। 1 के 2 में जो बात की गई है इसके विस्तार को, और विस्तार इसका बताया गया है संपूर्ण भारत में। मैंने आपको बताया था कि जो विस्तार है वो विस्तार हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो विषय वस्तु संबंधित और एक मैंने आपको बताया था, एक मैंने विस्तार बताया था क्षेत्र संबंधित, मतलब क्षेत्र कितने क्षेत्र में वो विस्तार करेगा। तो विषय वस्तु संबंधित तो इसमें बात नहीं की गई और क्षेत्र की बात की गई, ये संपूर्ण भारत पे लागू हुआ। विषय वस्तु में आप जब देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में उसमें बात की गई है कि जो नेवी के 4 एक्ट हैं और मध्यस्थ, और वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे जो शपथ पत्र हैं उन पे ये एक्ट एविडेंस एक्ट नहीं लागू होता है और सभी पे लागू होता है। तो वो विषय के आधार पर बताया था किन विषयों पर यह एक्ट नहीं लागू होगा। और इसी तरीके से जो बात की गई है CRPC में कि CRPC किस क्षेत्र पे लागू होगी, कहाँ पे नहीं लागू होगी, तो वहाँ पे भी बात की गई है जो नागालैंड क्षेत्र पे जो CRPC है नागालैंड के क्षेत्र पे, और कुछ चैप्टर जो जनजातीय क्षेत्र में नहीं लागू होंगी उसकी बात वहाँ पे की गई है। फिर हम देखते हैं इसके धारा 1
3 में क्या कहा गया है, तो यह 1924 के जुलाई के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा, यानी कि लागू होगा। लागू होने की तिथि जो थी 1 जुलाई के 1 जुलाई 1924, मैंने अभी आपको बताया 1 जुलाई को जो आपके जो ये नए कानून आए हैं BNSS, फिर आपका BS से, ये भी 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। फिर मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 1882 को आपका जो एक्ट है वो कौन सा लागू हुआ, वो आपको पता है कि TPA लागू हुआ। फिर मैंने बताया आपको कि एक एक्ट आपका जो है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, वो भी 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। यानी कि जितने भी एक्ट 1 जुलाई को लागू हुए उनको एक साथ हम यहीं पे याद कर ले रहे हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। क्लियर हो गया आप सभी को। फिर हम देखते हैं परिभाषा, जो मैंने अभी आपको परिभाषाएं बताई कि इसमें कहाँ तक परिभाषित किया, किन किन शब्दों को परिभाषित किया गया, उसको आपको मैंने बताया। लेकिन अधिनियम में हम देखते हैं कि परिभाषा की क्या बात की गई है। तो हम बात करते हैं परिभाषा की, और परिभाषा हम देखते हैं कि जो इसकी पहली परिभाषा है 2(1) में जो परिभाषित किया गया था उसको रिपील कर दिया गया। 2(1) जो बी में परिभाषित किया गया है, 2(1)B में जो परिभाषित किया गया है, आपके सामने स्क्रीन पे जो परिभाषा है वो देखी होगी आप सभी ने कि वो आयुक्त की बात करता है। 2(1)B में जो बात की गई है आयुक्त की बात की गई है। आयुक्त जो ऐसा जो धारा 20 के अधीन नियुक्त जो है कर्मकार प्रतिकर आयुक्त अभिप्रेत है। आयुक्त के जो इन्होंने बताई है परिभाषा, आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो धारा 20 के अधीन नियुक्त कर्मकार प्रतिकर आयुक्त होगा, वो व्यक्ति आयुक्त होगा। यानी धारा 20 के अंतर्गत जो प्राधिकारी वहाँ पे नियुक्त किया गया वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, आपका आयुक्त होगा। तो आपकी 1 की जो बी में बताई गई है, जो 2(1)B में बताई गई परिभाषा, वो आयुक्त की बात की गई है। फिर हम देखते हैं अगला जो परिभाषा दी गई है, अगली परिभाषा क्या है, वो है C में जो प्रतिकर की बात करता है। प्रतिकर से इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित प्रतिकर अपरेध है। यानी कि जो भी इस अधिनियम में प्रतिकर को बताया गया है उस प्रतिकर के बारे में ही यह एक्ट प्रतिकर को परिभाषित करता है। फिर अगली जो हमारी बात की गई है परिभाषा की, वो हम देखते हैं। वो अगली परिभाषा है आश्रित की, जो बात की गई है 2(1)D में। 2(1)D में जो आश्रित की बात की गई है, तो आश्रित से मृतक कर्मकार के निम्नलिखित नातोदारों में से कोई अभिप्रेत है। यानी आश्रित कौन होगा, तो मृतक कर्मकार के निम्नलिखित नातोदारों में से कोई व्यक्ति होगा जो क्या कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा। देखते हैं वो कौन सा व्यक्ति है। तो जो पहली इन्होंने बात कही वो व्यक्ति होगा विधवा। पहली जो इन्होंने बात की वो व्यक्ति की बात की है विधवा। विधवा की बात इन्होंने की है। फिर इन्होंने बात की है अप्राप्त व धर्मज या दत्तक पुत्र। पहली बात की गई है विधवा की, दूसरी है अप्राप्त व धर्मज या दत्तक पुत्र। फिर हम देखते हैं अविवाहिता, धर्मज या दत्तक पुत्री, या विधवा की जो बात की गई है, या विधवा का माता। ये आपको क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा जो हमारा जो व्यक्ति होगा वो आश्रित कौन होगा, तो होगा पुत्र या पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। पुत्र या पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जो शिथिलांग है, यदि वह कर्मकार की मृत्यु के समय अपने उपार्जनों से पूर्णतः आश्रित था। यानी कि अपने जो भी उसकी चीज़ें थी उसके लिए वो पूरी तरह से डिपेंड, पुत्र और पुत्री जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली फिर भी डिपेंड था उस मृतक पे, तो वो भी उसका आश्रित कहलाएगा। फिर हम बात कर देखते हैं जो 3A में बात की गई है विधुर की, यानी विधुर भी आश्रित के अंतर्गत आएगा। फिर हम देखते हैं कि माता पिता जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है, मतलब माता पिता आती हैं लेकिन आश्रित के अंतर्गत विधवा नहीं आती है। ये आपको बात नोट करके लिख लेनी है। फिर हम अगला देखते हैं जो C में बात की गई है, तो C में अप्राप्त व धर्मज पुत्र, अविवाहिता धर्मज पुत्री, या यदि विवाहिता है और अप्राप्त व है, या यदि विधवा है और अप्राप्त व है, तो पुत्री चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज हो,
या दत्तक है वो भी आपकी आश्रित में आएगी। फिर अगला हम देखते हैं आश्रित में कौन आता है, अप्राप्त हुए भाई या अविवाहिता बहन या विधवा बहन, यदि वह अप्राप्त हुए है यानी उस कर्मकार के ऊपर आश्रित है तो वो भी आश्रित के अंतर्गत आएगा। फिर हम देखते हैं विधवा पुत्र वधू भी आश्रित के अंतर्गत आती है। फिर देखते हैं कि जो पूर्व मृत पुत्र की अप्राप्त हुए संतान होगी वो भी आश्रित के अंतर्गत आएगी। फिर हम देखते हैं कि जो पूर्व मृत पुत्री की अप्राप्त हुए संतान, यदि वह संतान माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वो भी आश्रित के अंतर्गत आएगी। फिर हम देखते हैं कि जहाँ कर्मचारी के माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहाँ पितामह और पितामी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पूर्णतः उस पर आश्रित थे तो पितामह और पितामी भी इसके अंतर्गत आश्रित में आएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण को देखते हैं। स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया गया है कि उपखंड 1 और उपखंड 3 की मद जो है यानी कि चा और छा के प्रयोजन के लिए पुत्र एवं पुत्री जो संतान के प्रति निर्देश के अंतर्गत दत्तक पुत्र और पुत्री या संतान हैं, ये क्लियर हो गया। फिर अगली परिभाषा जो हमसे पूछी जा रही है डी में क्या परिभाषित है, तो डी में कर्मचारी परिभाषित किया गया है। कर्मचारी